धान की फसल में करना है स्प्रे। पर स्प्रे स्टार्ट करने से पहले अपने पंप को अच्छी तरह साफ़ कर लें, क्योंकि इसमें मूंग सुखाने वाली जो दवाई है वो इसमें लगी रहती है और नली में भरी रहती है। हमारी भी अभी नली हमने साफ़ की है तो उसमें जो नीली दवाई जो अपनी पैराक्वेट है वो निकली है। तो किसान भाई पहले अपना टैंक और नली साफ़ करें, उसके बाद स्प्रे करें। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम कर रहे हैं हमारी धान की फसल में पहला स्प्रे। तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं और पहले हमने टैंक को अच्छी तरह साफ़ करके और फिर उस और सभी नली को एक बार साफ़ पानी से पूरी तरह खाली चलाने के बाद फिर टैंक भर के हम अब दवाई का स्प्रे कर रहे हैं। धान की फसल में आ गया है माहू का बहुत ज़ोरदार अटैक, जिसकी रोकथाम के लिए अब स्प्रे करना हो गया है बहुत अर्जेंट। तो आज से हमने किया है स्प्रे चालू और अब रेगुलर पूरा स्प्रे करके ही बंद करेंगे। तो देख सकते हैं आप, हमने कर दिया है स्प्रे चालू और डल रही है हमारी दवाई। और धान की ये वैरायटी है पूसा 1886, जो कि लगभग हम 3 साल से रेगुलर लगा रहे हैं और हमारे हिसाब से एक काफ़ी ज़बरदस्त वैरायटी है, जो कि कम मेंटेनेंस में तैयार होने वाली एक वैरायटी है। मतलब अभी तक हम सिर्फ माहू के अटैक के कारण ही स्प्रे कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, ना ही कोई ब्लाइट, ब्लास्ट और भी जो रोग आते हैं वो इसमें अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। तो स्प्रे कम स्प्रे में ये पकने वाली एक वैरायटी है। ये सब दवाइयाँ हैं जो कि हम डाल रहे हैं माहू के लिए, पाइमेट्रोजिन और डायनेटोफ्यूरान दोनों को मिला के स्प्रे कर रहे हैं। और उसके साथ में एक फंगीसाइड है जो कि एमिस्टार टॉप वाला टेक्निकल है, एजॉक्सिस्ट्रावन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, जो कि अतुल कंपनी का है। और एक क्लोरांट्रानिलीप्रोल इल्ली के लिए है और एक है लेगोनिक, जो भी एक कहना चाहिए फंगीसाइड ही है। और उसके साथ एक है फूट एक्सेल के नाम से एक उसी कंपनी का एक और प्रोडक्ट है। तो इन दोनों का भी स्प्रे हम साथ में कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब, अगर इसमें माहू का अटैक अभी अगर नहीं आया होता तो हम इसमें स्प्रे और डिले करते, पर माहू का अटैक काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए फ़िलहाल स्प्रे स्टार्ट करना पड़ रहा है। और हर साल माहू का इस टाइम पे इतना अटैक नहीं होता था, पर इस बार माहू काफ़ी तेज़ी से मतलब खेतों में बढ़ रही है। तो इस स्प्रे से कम 15 से 20 दिन का रिजल्ट तो मिलना चाहिए। तो इसके बाद एक स्प्रे तो और धान में होगा ही होगा और देखते हैं अब कितने दिन का इससे रिजल्ट मिल पाता है। तो अगर धान पकने में समय कम होता तो अपन पैक्सलोन की तरफ भी जा सकते थे, पर अभी टाइम काफ़ी है। पैक्सलोन के एक स्प्रे के बाद भी शायद फिर भी स्प्रे की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हमने पैक्सलोन की तरफ अभी दिमाग नहीं लगाया है। बाकी अब कंडीशन को देखते हुए अगले स्प्रे में देखा जाएगा कि उसकी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। हर साल इस समय पर लीफ होल्डर का अटैक काफ़ी ज़्यादा आता था, पर इस बार पता नहीं क्यों लीफ होल्डर काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। शायद बारिश अच्छी हुई है इस कारण लीफ होल्डर नहीं दिख रहा है। तो हालांकि लीफ होल्डर के लिए भी हम दवाई मिला रहे हैं, जो क्लोरांट्रानिलीप्रोल है उसको भी डाल रहे हैं, जिससे इल्ली लीफ होल्डर और जो स्टेम बोरर के लिए भी जो इल्ली होती है वो भी उससे कंट्रोल रहेगी। तो सिर्फ इतनी दवाइयों का ही स्प्रे हम कर रहे हैं और कोशिश पूरी पूरी है कि जितना भी खर्च कम से कम रखा जाए दवाई में उसको किया जाए।
1886 में ब्लास्ट और ब्लाइट की कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आती है, पर इसमें जो सबसे मेन दिक्कत आती है वो है बकानी, जिसको कि अपन झंडा रोग भी बोलते हैं। सिर्फ एक मेन समस्या इस वैरायटी में यही है कि बकानी आने के बाद अगर जिस भी पौधे में बकानी आ जाता है वो ऑटोमेटिक सूख जाता है बस। और अगर ये काफ़ी बढ़ जाए तो धान में बहुत भयानक नुकसान भी कर सकता है, तो इसकी रोकथाम करना भी ज़रूरी है। और आपने अगर रोपे डालने के समय से ही अगर लापरवाही की और इसको आप नहीं समझ पाए तो बकानी आपके रोपे में ही दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वैरायटी में सबसे ध्यान देने वाली बात है कि बकानी को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए कुछ फंगीसाइड और ट्राइकोडर्मा वगैरह से कंट्रोल हो जाता है कुछ हद तक, बाकी पूरी तरह उसका कोई हल नहीं है कि जिससे पूरी तरह वो रुक जाए। हालांकि हमने पूसा की 1847 भी लगाई है, पर 1847 में कहीं एक या दो पौधे पूरी धान के अंदर दिखाई दे रहे होंगे, बाकी उसमें बकानी नाम मात्र ही है। और हमारी जो 1886 है इसमें भी पूरी तरह कंट्रोल है। कहीं अपन सब मिलाकर अगर बात करें तो 1% भी अब पौधे रोगग्रस्त अभी समझ में नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल धूप बहुत तेज़ है, दोपहर का समय है और हवा भी चल नहीं रही है, उमस हो रही है काफ़ी ज़्यादा। और इस कंडीशन में अभी डाल रहे हैं हम दवाई, और देखते हैं अगर डालने वाले परेशान हो जाते हैं तो कुछ देर दोपहर में फ़िलहाल स्प्रे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जो डालने वाले धूप में डाल रहे हैं, जब अपन को छाया में खड़े होने के बाद भी पसीना आ रहा है तो उन लोगों की क्या स्थिति हो रही है वो भी देखना पड़ेगा। तो या फिर कुछ शाम के टाइम स्प्रे करवाना पड़ेगा। और किसान भाइयों, आप बताएं कि कैसी है हमारी धान, और आपने धान की कौन कौन सी वैरायटियाँ लगाई हैं और कौन कौन सी दवाओं और खाद का प्रयोग किया है, कृपया वो भी बताएं। इस स्प्रे को करने के बाद और अपन ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि कम से कम 20 दिन के बाद ही स्प्रे की ज़रूरत पड़े, क्योंकि स्प्रे करना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। और इस मौसम में जिसमें कि उमस काफ़ी ज़्यादा है और धूप बहुत तेज़ है। 1886 का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये और है कि इसकी हाइट पूसा की और वैरायटियों से काफ़ी कम रहती है, जिससे कि आड़े गिरने की समस्या इसमें काफ़ी कम आती है। और हाइट कम होने की वजह से दवाई डालने वाले भी काफ़ी आसानी से दवाई डाल पा रहे हैं। जो ज़्यादा बढ़ने वाली वैरायटी है उनमें गन कंधे पर रख के भी कई बार चलाना पड़ता है, जब जाके स्प्रे हो पाता है। तो एक प्लस पॉइंट इसका ये भी है कि हाइट इसकी काफ़ी सुटेबल है, मतलब ज़्यादा हाइट इसकी नहीं है।